कभी सोचा है कि सही और गलत का फैसला हम करते कैसे हैं? क्या ये चीज़ हम सीखते हैं या हमारे अंदर पहले से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से विचारकों को उलझाया है। बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से लेकिन बहुत ही मुश्किल सवाल से करते हैं। क्या किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना सही माना जा सकता है? अब देखिए, इसका कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं है। और पता है हम इसका जवाब कैसे देते हैं? इसी में कोहलबर्ग के पूरे सिद्धांत का राज छिपा है। इसको समझने के लिए ना कोहलबर्ग एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था हेंस। अब हेंस की पत्नी बहुत बहुत ज्यादा बीमार थी, इतनी कि वो बस मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा कि भाई एक उम्मीद है, एक नई दवा है जो उसे बचा सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जो केमिस्ट वो दवा बना रहा था उसने उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी थी, इतनी ज्यादा कि हेंज उसे कभी खरीद ही नहीं सकता था। हेंज ने बहुत कोशिश की, पैसे जुटाने की हर तरकीब अपनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर उसने एक रात केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़ दिया, दवा चुराई और अपनी पत्नी की जान बचा ली। अब आप सोचेंगे कि कहानी खत्म, पर असल में नैतिकता का सबसे बड़ा सवाल तो यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर लॉरेंस कोहलबर्ग का कमाल दिखता है। देखिए, उनका मकसद ये जानना नहीं था कि लोगों के हिसाब से हेंस सही है या गलत, नहीं। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि लोग अपने जवाब के पीछे वजह क्या देते हैं, मतलब क्यों, वो क्यों उनके लिए सबसे जरूरी था। जवाब नहीं, जवाब के पीछे की सोच। अब इस सोच को समझने के लिए ना दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली, नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा। ये वही हालत है जिसमें हेंस फंसा था। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। चोरी करना भी गलत और पत्नी को मरने देना भी। और दूसरी चीज है नैतिक तर्कना यानी मॉरल रीजनिंग। ये वो पूरा दिमागी प्रोसेस है, वो सोच है जिसके बाद हेंस ने चोरी का फैसला लिया। कोहलबर्ग का सारा काम इसी सोचने के तरीके के विकास पर टिका है। तो कोहलबर्ग ने पाया कि हमारी ये जो सोचने की शक्ति है, ये एक सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। इसके 3 मेन लेवल्स हैं और सबसे पहला, सबसे निचला पायदान है लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये मोटे तौर पर छोटे बच्चों वाली सोच है, जहां सही और गलत का फैसला वो खुद नहीं करते, बाहर की दुनिया करती है। मतलब या तो सजा का डर या फिर इनाम का लालच। अब इस पहले लेवल के भी 2 हिस्से हैं, 2 स्टेज। एक स्टेज में सिर्फ डर काम करता है और दूसरे में लेन देन का हिसाब किताब। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेज है सजा और आज्ञाकारिता। यहां सारा खेल डर का है। भाई सही काम वो है जिससे मार न पड़े, जिससे डांट न पड़े, और गलत काम वो जिससे सजा मिले। सिंपल। नैतिकता मतलब मम्मी पापा की डांट से बचना। बच्चे का दिमाग बस इतना ही सोचता है, ये करूंगा तो पिटूंगा क्या? अगर जवाब हाँ है तो काम गलत, अगर ना तो सही। बस मकसद सिर्फ सजा से बचना है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। सीधी भाषा में कहें तो जैसे को तैसा वाला हिसाब। तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। यहां लॉजिक थोड़ा बदलता है। अब सही वो है जिसमें अपना कुछ फायदा हो रहा हो। बच्चा सिर्फ डर से नहीं, अपने मतलब से भी सोचता है। ये नैतिकता का एक बाजार है, हर चीज की कीमत है और सारा ध्यान सिर्फ अपने फायदे पर है। चलिए अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं लेवल 2 पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। ये वो दौर है जब हम टीनेज में होते हैं। अब हमारी सोच सिर्फ मैं और मेरे फायदे तक नहीं रहती, बल्कि परिवार, दोस्त, समाज, इन सब के बारे में सोचने लगती है। अब सही गलत का मतलब होता है समाज के हिसाब से क्या सही है, लोग क्या कहेंगे। तो इस लेवल पर सोच मैं से हम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसके भी 2 स्टेज हैं। एक है दूसरों की नज़र में अच्छा बनना और दूसरा है समाज के नियम कानून को मानना। तीसरा स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल वाला। अब सजा का डर नहीं है, बल्कि तारीफ की चाहत काम करती है। सही काम वो है जिससे सब कहें वाह कितना अच्छा लड़का है या कितनी अच्छी लड़की है। मतलब अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है। जैसे कोई स्टूडेंट इसलिए फर्स्ट आता है ताकि टीचर्स और पेरेंट्स उसकी तारीफ करें। यहां असल नियत से ज्यादा जरूरी इमेज बन जाती है। फिर आता है चौथा स्टेज, कानून और व्यवस्था। यहां सोच और बड़ी हो जाती है। इंसान समाज को एक बड़ी मशीन की तरह देखने लगता है और नियम कानून को उस मशीन का जरूरी पुर्जा। सोच ये बन जाती है कि भाई अगर समाज को ठीक से चलाना है तो नियमों को मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जैसे रात के 2 बजे खाली सड़क पर भी रेड लाइट पर रुकना। क्यों? क्योंकि नियम है। इस स्टेज पर लॉजिक ये होता है कि इंसान नियम के लिए है, नियम इंसान के लिए नहीं। और अब हम पहुंचते हैं कोहलबर्ग की सीढ़ी की सबसे ऊंची चोटी पर। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये सबसे एडवांस लेवल है। यहाँ इंसान समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठकर सोचता है। यहाँ फैसले समाज के हिसाब से नहीं बल्कि अपने ज़मीर, अपने बनाए हुए उसूलों के हिसाब से लिए जाते हैं। वैसे कोहलबर्ग का मानना था कि बहुत ही कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते। इस टॉप लेवल के भी 2 स्टेज हैं। पहले में ये समझ आती है कि कानून इंसानों की भलाई के लिए हैं और ज़रूरत पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं। और दूसरे यानी कि आखिरी स्टेज में इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ को किसी भी कानून से बड़ा मानने लगता है। तो 5वां स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ इंसान समझता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हम सब लोगों के बीच एक समझौता है, एक अग्रीमेंट है, ताकि समाज ठीक से चल सके। और अगर कोई कानून लोगों का भला करने की जगह उनका नुकसान करने लगे तो उसे बदला भी जा सकता है या ज़रूरत पड़ने पर तोड़ा भी जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक एम्बुलेंस का रेड लाइट तोड़ना। क्यों? क्योंकि किसी की जान बचाना ट्रैफिक के नियम से ज़्यादा बड़ा है। और फिर आता है शिखर, छठा और आखिरी स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ इंसान को समाज के कानून गाइड नहीं करते, उसे गाइड करता है उसका अपना ज़मीर। न्याय, बराबरी, इंसानियत, ये उसूल किसी भी देश के कानून से बड़े हो जाते हैं। और इस स्टेज पर पहुंचे हुए लोग इन उसूलों के लिए न सिर्फ कानून तोड़ दें बल्कि अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। महात्मा गांधी जैसे लोग इसी की मिसाल हैं। तो संक्षेप में देखें तो ये पूरी एक यात्रा है। ये यात्रा शुरू होती है खुद के बारे में सोचने से, सज़ा से बचने और फ़ायदा देखने से। फिर ये पहुंचती है समाज के बारे में सोचने तक, अच्छा दिखने और नियम मानने तक। और आखिर में ये पहुंचती है इंसानियत के बारे में सोचने पर, जहां ज़मीर और उसूल सबसे बड़े हो जाते हैं। ये मैं से शुरू होकर सब पर ख़त्म होने वाला सफ़र है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और कोहलबर्ग की इस थ्योरी पर भी कुछ बहुत ज़रूरी सवाल उठाए गए। इनको समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी सबसे बड़ी आलोचक कोई और नहीं बल्कि उनकी ही एक स्टूडेंट थी, कैरल गिलिगन। गिलिगन का कहना था कि कोहलबर्ग की थ्योरी आधी अधूरी है। ये मर्दों वाली सोच, मतलब न्याय, नियम, उसूल, इन पर तो खरी उतरती है, लेकिन औरतों की सोच को नज़रअंदाज कर देती है, जो अक्सर देखभाल, रिश्तों और भावनाओं पर आधारित होती है। गिलिगन ने 2 बड़ी कमियां बताईं। पहली, जेंडर बायस, मतलब कोहलबर्ग की सारी रिसर्च सिर्फ लड़कों और आदमियों पर थी, औरतों को तो शामिल ही नहीं किया गया। और दूसरी कमी थी कल्चरल बायस, मतलब ये थियरी पश्चिमी देशों की सोच पर आधारित है। हो सकता है कि भारत या किसी और देश की संस्कृति में सही गलत को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था, हिन्स की कहानी। अब इन 6 स्टेजेस को जानने के बाद हिन्स का फैसला किस लेवल पर फिट बैठता है, और उससे भी बड़ा सवाल, जब हम किसी ऐसी मुश्किल में पड़ते हैं तो हमारा दिमाग किस लेवल पर काम करता है। ये सवाल सिर्फ हिन्स के बारे में नहीं है, ये हम सब के अपने बारे में सोचने के लिए है।